नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ जो इस चैनल पे चल रही है, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है प्रतियोगिता दर्पण, उसके तहत आज हम लोग जून 2022 की जो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है, इससे महत्वपूर्ण 110 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और फिर एमसीक्यू हमें अच्छी तरह याद रहे, इसके लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन का सहारा लेंगे, चार्ट का सहारा लेंगे, मैप का सहारा लेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की फ़ोटो के माध्यम से भी। इन सारे माध्यमों से हम लोग कोशिश करेंगे कि परीक्षा उपयोगी जितने भी इस मैगजीन से, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से जो महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उनको हम ईजी वे में याद कर सकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक सूचना दे दें कि बीपीएससी जो 67वीं प्रीलिम्स की परीक्षा जो पेपर लीक होने के कारण स्थगित हो गई थी, उसकी उम्मीद है कि अगस्त के बाद में ही होए। आपको अगस्त के बाद ही होगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी जा सकती है, ऐसी सूचना है। तो आप लोगों के सामने समय अच्छा है, इस समय का सदुपयोग करिए। और समय आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप प्रीलिम्स पे ही लगे रहिए, आप लोग मेंस की भी तैयारी करिए। और मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप लोग मेंस में अपना ऑप्शनल पेपर और करेंट अफेयर्स और आईआर, जो जीएस पेपर 1 का पार्ट सेकंड होता है, इंटरनेशनल रिलेशन और करेंट अफेयर्स, इन सारे टॉपिक्स को भी देखते रहे और अपने ऑप्शनल को तैयार रखें। अपना जो पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है पढ़ने का, उसमें 60-40 का रेशियो लाए, यानी पहले जितना आप पढ़ते हैं उसमें 60% प्रीलिम्स के लिए और 40% टाइम दीजिए मेंस के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अपने ऑप्शनल को और जो जीएस पेपर 1 का जो पार्ट 2 है, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स, इन टॉपिक को आप क्लियर करिए। मैं भी कोशिश करूंगा आपके लिए इन टॉपिक से, खासकर करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है और आईआर का, उससे कुछ प्रश्न आपके लिए लाऊं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं और आज का लेते हैं पहला प्रश्न। भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृति को संजोने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना 14 अप्रैल 2022 ईस्वी को कहाँ की गई? ऑप्शन है आपके सामने कोलकाता, पुणे, दिल्ली, नोएडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। प्रधानमंत्री संग्रहालय, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर यानी 14 अप्रैल 2022 को किया। तीन मूर्ति भवन परिसर, पहले एक तीन मूर्ति भवन हुआ करता था, उसी परिसर में उसी परिसर को नया रूप देकर इस संग्रहालय को बनाया गया है। और पूर्ववर्ती जो नेहरू संग्रहालय भवन था, वो भी इस जो नया प्रधानमंत्री संग्रहालय है, इसमें शामिल है। इस संग्रहालय का जो भवन है वो 2 ब्लॉक में है। पहला ब्लॉक जो तत्कालीन त्रिमूर्ति भवन था वह है, और जबकि दूसरा ब्लॉक नवनिर्मित है। दोनों को कंबाइंड करके इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय का एक नया रूप दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है आपके सामने पिनाक, हेलिना, आकाश, मेनका। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन भी, हेलिना। विश्व की सबसे उन्नत इस एंटी टैंक हेलेना मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने थल सेना और वायुसेना दोनों द्वारा किया गया। थल सेना भी इसका टेस्ट किया और वायुसेना ने भी किया। थल सेना ने इसका परीक्षण 10 अप्रैल 2022 को पोखरण रेंज से किया, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स ने इसे 11 अप्रैल को लद्दाख के हाइट से इसका परीक्षण किया। किसका? तो स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पिनाक रॉकेट सिस्टम के किस नए उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण पोखरण रेंज से किया गया? अब एक दूसरा पिनाक रॉकेट सिस्टम की बात की जा रही है, तो इसका एक एडवांस जो संस्करण है उसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। आपको नाम बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है EPRS यानी इन्हांस पिनाक MK1 रॉकेट सिस्टम, दूसरा है पैडम पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन, तीसरा है A और B दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों A और B दोनों। जो पिनाक रॉकेट सिस्टम के जो उन्नत संस्करण है वो 2 संस्करणों का परीक्षण हाल ही में पोखरण रेंज से किया गया है। ऑप्शन A और ऑप्शन B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 अप्रैल को निम्न में से किस स्थान पर दर्दनाक रोपवे दुर्घटना घटित हुई जिसमें 3 लोग मारे गए? ऑप्शन है आपके सामने झारखंड के देवघर में, बिहार के ककोलत में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में, या अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। तो यह घटना झारखंड के देवघर की है। झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर, जिसे बाबा धाम के नाम से हम लोग जानते हैं, के निकट त्रिकुट पहाड़ी पर एक रोपवे में तकनीकी खराबी के कारण 10 केबल के तार आपस में टकराकर फंस गए, और 14 घंटे तक इसे अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 48 लोग फंसे हुए थे। 3 लोगों को बचा नहीं पाया गया, बाकी लोग
बचा लिए गए, 3 लोगों की मृत्यु इस रोपवे दुर्घटना के कारण हो गई। तो कहाँ पे? झारखंड के देवघर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर के 3 नगर निगमों का एकीकरण कर दिया गया है? किस शहर की बात हो रही है? ऑप्शन है आपके सामने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, दिल्ली। देश की जो राजधानी है दिल्ली, इसमें दिल्ली नगर निगम के 3 नगर निगमों, पहले इसे 3 नगर निगमों में बांट दिया गया था 2011 में। उत्तरी नगर निगम, पूर्वी नगर निगम और दक्षिणी नगर निगम में दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2011 में विभाजित कर दिया गया था, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने पुनः दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित करके पुनः एकीकरण कर दिया गया है, जिसके बाद 3 नगर निगमों के स्थान पर एक ही नगर निगम होगा, जिसे कहा जाएगा अब दिल्ली नगर निगम। पहले यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में विभाजित कर दिया गया था 2011 में, लेकिन इसे पुनः केंद्र सरकार ने एकीकरण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थानीय प्राधिकार कोटे के 36 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को कितने सीटें प्राप्त हुए? विधान परिषद की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने 20, 26, 30 या 33। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 33। अब उत्तर प्रदेश में टोटल विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, और इसमें 38 विधायकों से चुने जाते हैं। 36 जो सदस्य हैं वो स्थानीय प्राधिकार कोटे से चुने जाते हैं, और इन्हीं स्थानीय प्राधिकार सीटों की जो अभी चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को 33 सीटें प्राप्त हुई थी, और 8-8 सीटें शिक्षक निर्वाचित क्षेत्र व स्नातक निर्वाचित क्षेत्र से चुने जाते हैं, जबकि 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यही है विधान परिषद में जो टोटल लोग जाते हैं वो कहाँ से, एक फार्मूला है, यहाँ से इतने % 1/12, 1/6, 1/6 करके आते हैं। तो उसी के तहत जो 36 सदस्यों का चुनाव था, जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से होने वाला था, जो हुआ, उसमें 33 सीट भाजपा को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 को बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे के 24 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को कितने सीटें मिले? साथ ही बिहार के विधान परिषद में भी, और बिहार विधान परिषद में जो 24 सीटें हुए उसमें एनडीए को 13 सीट प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नगरपालिका निर्वाचन नियमावली में संशोधन किया है, जिसके पश्चात शहरी निकायों के लिए होने वाले चुनावों में मेयर, डिप्टी मेयर इत्यादि अब प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाएंगे? पहले ये लोग अप्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते थे, लेकिन एक नियमावली पास किया गया, अब ये प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। किस राज्य की बात है ये? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो यह है बिहार का। इसके लिए व्याख्या देख लेते हैं। इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दी है। अभी तक प्रदेश में नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर तथा नगर परिषदों व नगर पंचायत के प्रमुख पार्षद व उप प्रमुख पार्षद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, अब इसे प्रत्यक्ष कर दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा? तो बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब कराए जाने का निर्णय राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा लिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022, अगस्त 2022। तो ये चुनाव संपन्न करा लिए गए हैं। टोटल ये चुनाव मई 2022 में संपन्न कराने का निर्णय चुनाव आयुक्त द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक देश के सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित है? जो देश में जितने भी सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कितने मामले लंबित है? एक रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है। ऑप्शन है आपके सामने 4.7 करोड़, 4.70 करोड़, 17,154, 58.94 लाख या 1.08 करोड़। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 17 सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उच्च न्यायालय की नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सॉरी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की बात है, उच्च न्यायालय की नहीं, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो यहाँ पे अद्यतन जो उपलब्ध आंकड़े हैं, जो मार्च 2022 तक देश के विभिन्न न्यायालयों, जो टोटल न्यायालयों की बात कर दी जाए तो 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में 70,154 मामले लंबित है, और इसके बाद जो टोटल जो 25 उच्च न्यायालय हैं उनमें 58.94 लाख मामले लंबित है, और जिला एवं सत्र अधीनस्थ न्यायालय में 4.10 करोड़ मामले लंबित है। और इसको टोटल जब किया जाएगा तो टोटल देश में टोटल जो मामले लंबित है वो है 4.70 करोड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 228 ने अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान 12 अप्रैल 2022 को भरी। निम्न में से किस स्वदेशी कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने डीआरडीओ, हॉल, एल&टी, टेक महिंद्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हॉल। हॉल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इस 17 सीट वाले तो डोर्नियर 228 जो है वो 17 सीट वाला एक यात्री विमान का सेना के द्वारा पहले से उपयोग किया जा रहा है। सेना इसे पहले से उपयोग कर रही है एचएएल के द्वारा निर्मित इस विमान का, लेकिन आम लोगों के लिए यह पहली व्यावसायिक उड़ान लॉन्च हुई है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक 12 अप्रैल 2022 को पहली बार यह उड़ान भरी आम नागरिकों को लेकर। और आम नागरिकों के लिए इस उड़ान सेवा का संचालन एक स्वदेशी विमान कंपनी है जिसका नाम है अलायंस एयर, इसी ने शुरू किया है। तो यह विमान किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और इसे पहली बार आम नागरिकों के लिए व्यावसायिक उड़ान के लिए किस स्वदेशी विमान कंपनी ने शुरू किया है? तो कंपनी का नाम है अलायंस एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली स्कॉर्पिन श्रेणी की किस अंतिम पनडुब्बी का जलावतरण हाल ही में 20 अप्रैल 2022 को हुआ? INS वागीर, INS वगासीर, INS वेला, INS करेंज। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, INS वगासीर। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो मुंबई स्थित, आप लोग बार बार ये INS वगीर, वगासीर ये सब सुनते आते हैं, वेला, इसको हम लोग देख लेते हैं। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे MDL भी कहते हैं, के निर्माणाधीन स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी वगासीर का जलावतरण देश के रक्षा सचिव श्री अजय कुमार ने किया। अब ये प्रोजेक्ट 75 के बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना के, ये नौसेना का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माणाधीन स्कॉर्पिन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों को भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कब किया गया था? समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 2005 में। इसके तहत 6 पनडुब्बी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी बनाए जाने थे, और जिसका कि जो 6 पनडुब्बी कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वगासीर। तो INS कलवरी जो है जो 2015 में ही जलावतरण हो गया और नौसेना में 2017 में शामिल कर लिया गया। INS खंडेरी दूसरी थी जो जनवरी 2017 में इसका जलावतरण हुआ और सितंबर 2019 में इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया। तीसरा जो था स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी, उसका नाम है INS करंज। यह जनवरी 2018 में इसे जलावतरण किया। जलावतरण माने इसे जल में टेस्ट किया गया, ठीक। और उसके बाद टेस्ट के बाद 1-2 साल के बाद टेस्टिंग होती है, उसके बाद नौसेना को सौंप दी जाती है। तो इसे 2021 में नौसेना को सौंप दिया गया। चौथी जो स्कॉर्पिन पनडुब्बी थी उसका नाम था INS वेला। अब INS जो बेला है इसको मई 2019 में जलावतरण किया गया, यानी जल में, समुद्र में इसे उतारा गया, और 2 साल के बाद इसे 2021 में नौसेना में शामिल कर लिया गया। पांचवा जो था वो INS वागीर है, जो कि नवंबर 2020 में जलावतरण हुआ और 2022 के इस साल अंत तक इसे नौसेना में शामिल करने की संभावना है। और अब छठा जो है INS वागसीर, इसे अप्रैल 2022 में जलावतरण किया गया है और अगले साल 2023 से इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। यह एक पूरा जो प्रोजेक्ट 75 है उसका खाका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है? तो अभी हमने देखा, पूरा व्याख्या देखा, पूरा हिस्ट्री देखा इसकी। तो प्रोजेक्ट 75, एक और प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है, प्रोजेक्ट 75I। इसके तहत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नौसेना का, इसे कभी हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान को कब तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन है 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2023 तक। तो सही उत्तर है दोस्तों 31 मार्च 2026 तक। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसे RGSA संक्षेप में कहा जाता है, की अवधि को 1 अप्रैल 2022 में ये खत्म होने वाला था और इसे आगे बढ़ा दिया गया है 4 वर्ष के लिए। अब यह 31 मार्च 2026 तक यह रहेगी, यह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधियों के पहचान हेतु 102 वर्ष पुराने किस अधिनियम को विस्थापित कर एक नया
आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया है। तो किसके जगह पर इसे पारित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, बंदियों की पहचान अधिनियम 1920, दोषी अपराध अधिनियम 1920, पहचान अधिनियम 1920, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, बंदियों की पहचान अधिनियम 1920 जो था, इसको परिवर्तित करके अब कर दिया गया है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। नया एक कानून, उसके अमेंडमेंट करके नया कानून लाया गया है उसके जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरान खान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अभी हम लोग ने पिछले अप्रैल महीने में देखा था, काफ़ी उथल पुथल के बाद इमरान खान की सरकार जो थी वहाँ पे गिर गई। तो उसके बाद किसके नेतृत्व में कैबिनेट का गठन हुआ और नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? ऑप्शन है आपके सामने, नवाज शरीफ, आरिफ आलवी, शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ। तो सही उत्तर है दोस्तों शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के ही भाई है। ये है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नवाज यानी PPLN के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री 11 अप्रैल 2022 को बने हैं। शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का जो कि शहबाज शरीफ है, उनका संबंध किस पार्टी से है? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PML, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड मीन्स नवाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आर्थिक व राजनीतिक संकट से जूझ रहे भारत के किस पड़ोसी देश में कि संपूर्ण मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया? तो अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी देश जो है वो श्रीलंका है। यहाँ पे काफ़ी मतलब आर्थिक संकट से वो जूझ रहा है और राजनीतिक संकट भी वहाँ पे छा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 12 अप्रैल 2022 को कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, हैदराबाद में? तो आंसर है वाशिंगटन में जो चौथी 2+2 भारत और अमेरिका के बीच वार्ता संपन्न हुई। देखते हैं व्याख्या में। इस वार्ता में भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं, इसीलिए इसका नाम और इसको रखा गया है 2+2। तो वहीं अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री कौन है? जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, एंटनी ब्लिंकन, और रक्षा मंत्री जिसे डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, लॉयड ऑस्टिन। इन दोनों ने भाग लिया और इससे पूर्व दोनों देशों के बीच जो पिछली जो तीसरी द्विपक्षीय वार्ता थी वो अक्टूबर 2020 में नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो ये चौथी वार्ता कहाँ हुई है? भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता, तो अमेरिका के वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेर बहादुर देउबा की पहली विदेश यात्रा किस देश की रही? चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका? तो नया इसका उत्तर है दोस्तों भारत। शेर बहादुर देउबा जो कि कोरोना पीरियड में वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अपनी पहली जो विदेश यात्रा की है वो अपने पड़ोसी देश भारत में की है। व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की यह पहली विदेश यात्रा है। भारत के सहयोग से स्थापित 90 किलोमीटर की सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का दोनों प्रधानमंत्रियों ने उद्घाटन किया उनके यात्रा के दौरान। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे ISA कहा जाता है में शामिल होने की घोषणा नेपाल के प्रधानमंत्री ने की और इस फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला वह विश्व के 105वां देश बन गया। कौन? नेपाल। आज़ादी के जो अमृत महोत्सव जो कि पूरा ये साल मनाया जा रहा है, 75 सप्ताह का ये महोत्सव है, इसमें नेपाल में 75 विकास परियोजनाओं के इस वर्ष उद्घाटन का भी आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उनका नारा ही है कि अगर भारत विकास होता है तो भारत का विकास केवल भारत का विकास नहीं है बल्कि आसपास पूरे विश्व का विकास है। तो भारत का 75 सप्ताह का जो अमृत महोत्सव है, इससे नेपाल को भी लाभान्वित करने की कोशिश की गई है। भारत के सहयोग से नेपाल के कुर्था व बिहार के जयनगर स्टेशन के बीच की जो रेल लाइन है, इसका भी ऑनलाइन हरी झंडी दोनों प्रधानमंत्रियों ने उद्घाटन किया। और इन दो स्टेशनों के बीच का जो रेलगाड़ी का परिचालन है वो पहले से ही चल रहा था, लेकिन विगत 8 वर्षों से यह बंद पड़ा है। तो इसकी भी शुरुआत की है गई है। कहाँ से? तो नेपाल का कुर्था और बिहार के जयनगर स्टेशन से। नेपाल में भारत के रुपे कार्ड की शुरुआत भी इस अवसर पर की गई है। दोस्तों, रुपे कार्ड धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इसे सारे एशियाई के देश इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस अवसर पर रेलवे, ऊर्जा के सहयोग में भी वृद्धि लाने के लिए 4 जो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हैं, इस पे भी दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर
गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला नेपाल विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा 105वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत यात्रा के दौरान 8 वर्षों से बंद पड़े भारत के सहयोग से बने नेपाल के कुर्था व भारत के जयनगर के बीच रेलगाड़ी का परिचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। जयनगर जो स्टेशन है वह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो व्याख्या में हम लोगों ने देखा था कि जयनगर स्टेशन बिहार में है, तो बिहार के जयनगर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? बेलारूस, चीन, यूक्रेन, रूस? तो सही उत्तर है दोस्तों बेलारूस। भारत जो है वो इस मतदान के दौरान अनुपस्थिति अपनी दर्ज की थी, यानी ना पक्ष में वोट दिया ना विपक्ष में वोट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 21 अप्रैल 2022 के दौरान निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की अपनी पहली विदेश यात्रा संपन्न की? पहली यात्रा संपन्न की यानी उस देश के प्रधानमंत्री की भारत की यह पहली यात्रा है। वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। और इससे पहले 2 बार इन्होंने अपनी भारत की यात्रा जो है कोरोना काल में रद्द कर दी थी और अंततः 2022 में अप्रैल में इनका भारत का दौरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 7 अप्रैल 2022 के दौरान, 22 नहीं होगा यहाँ, सॉरी यहाँ 20 लिख दिया है गलती से पीपीटी में मैंने, यहाँ 2022 होगा। तो 1 से 7 अप्रैल 2022 के दौरान भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस देश की यात्रा संपन्न की? तुर्कमेनिस्तान, नीदरलैंड, ए और बी दोनों यानी तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड दोनों, और डी ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड दोनों की ही यात्रा अप्रैल 2022 के दौरान रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री ने की। अप्रैल 2022 में 7वां रायसीना संवाद कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद, बेंगलुरु में? तो यह भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है, एक वैश्विक मंच है और यह दिल्ली में आयोजित हुई। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं इस 7वां रायसीना संवाद में क्या हुआ। रायसीना वार्षिक संवाद का 7वां आयोजन नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2022 के बीच हुआ और इस वर्ष इसका थीम क्या था? टेरा नोवा, इम्पैशनेट, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड इसका थीम था। और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन, यह थी 7वें रायसीना संवाद की अध्यक्ष थी। यूरोपीय आयोग की ये अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लियोन। रायसीना संवाद भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित की जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत का जो विदेश मंत्रालय है वह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से ये दोनों इसका आयोजन करते हैं और इसका पहला आयोजन 2016 में हुआ था और इस वर्ष यह 7वां आयोजन है। ठीक है, निम्न में से किस संस्था या मंत्रालय द्वारा रायसीना संवाद प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ए और बी दोनों के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 7वें रायसीना संवाद का थीम क्या था? तो हम लोगों ने देखा इसका थीम था ऑप्शन डी होगा टेरा नोवा, इम्पैशनेट, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में संपन्न 7वें रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन। ठीक है, तो रायसीना संवाद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हम लोग ने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पढ़ भी लिया और उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से समझ भी लिया। अब यह याद हो जाएगा, परीक्षा में इसे प्रश्न आएगा तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 से 24 अप्रैल 2022 के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा संपन्न की। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ, प्रहलाद जगन्नाथ, गोविंद जगन्नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो मॉरिशस के जो है प्रधानमंत्री वो भारतीय मूल के ही हैं जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। 8 दिन की भारत यात्रा पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 19 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखे जाने से जुड़े कार्यक्रम में WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ भाग लिया। आपको पता होगा पिछले मई वाले प्रतियोगिता दर्पण में हमने ये बताया था कि WHO ने कहाँ पे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना करने की बात को स्वीकार की है, तो वो है वही गुजरात के जामनगर में। ठीक है, वही उसी के शिलान्यास के समय घटना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु इमैनुअल मैक्रा किस देश के राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी? तो इमैनुअल मैक्रा आप सभी को पता होगा फ्रांस के राष्ट्रपति है और वह
फिर से इस पद पर 5 वर्ष के लिए पुनर्निर्वाचित हुए हैं। भ्रष्टाचार के एक नए मामले में म्यांमार की अपदस्थ नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को वहां की अदालत ने कितने वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 5 वर्ष। म्यांमार की पूर्व स्टेट काउंसलर तथा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी के नेता आंग सान सू की, जो कि निर्वाचित सरकार का उनके सरकार को 2021 में 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया और इन्हें अज्ञात स्थान पर निर्वासित कर दिया गया। उनको भ्रष्टाचार के एक मामले में वहां की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस बाल्टिक देश में अपने भारतीय मिशन की स्थापना करते हुए दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? यानी उस देश में अभी तक भारत का दूतावास नहीं था। ऑप्शन आपको हम बाल्टिक देश भी दिखा देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही। ये बाल्टिक सी है और इसी से संबंध जो देश है उसे बाल्टिक देश बोला जाता है। इसमें लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया और पोलैंड हो गया। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है। अब इसमें से किस में भारत का ने अपना दूतावास खोला है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लिथुआनिया। बाल्टिक देश लिथुआनिया में इसी वर्ष 2022 में भारतीय मिशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, और जिसके तहत भारत अपने राजनीतिक संबंध तो 1992 में ही स्थापित कर दिया था, लेकिन वहाँ पे अपना दूतावास नहीं खोला था, और जिसके तहत अब यहाँ पे दूतावास खोला जाएगा। और इससे पहले पोलैंड के जो दूतावास था उसी के थ्रू लिथुआनिया की भी सेवा प्रदान की जाती थी। और लिथुआनिया में भारत ने अपना पहला यहाँ पोलैंड की बात हो रही है, पोलैंड लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्वोत्तर राज्य में जीवित जड़ सेतु को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित किया है? देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। ये जड़, पेड़ का जो जड़ है ना, इससे सेतु का निर्माण अपने आप हो जाता है। लोग कुछ बस उनकी टहनियों को आपस में बांध देते हैं, धीरे धीरे करके एक पुल का निर्माण हो जाता है। तो किस राज्य के जो ये सेतु जड़ है उसको यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये पुल का डिजाइन, ये जो है ये मेघालय का जीवित जड़ सेतु है। मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग वहां उगने वाले वृक्षों की जड़ों और शाखाओं को एक दूसरे से संबंध कर पुल का रूप दे देते हैं। इस प्रकार के पुल को ही जीवित जड़ पुल कहा जाता है, क्योंकि ये पुल लगातार बढ़ते रहता है, मजबूत होते रहता है। इसका निर्माण खासी एवं जैंतिया जनजाति के लोग के द्वारा किया जाता है। ऐसे पुल में कुछ एक की लंबाई तो 200 फीट तक होती है। आप समझ सकते हैं कितना मजबूत और कितना लंबा यह पुल होता है। यह इतने जानदार होते हैं कि एक बार यह 50 लोगों का भी वजन सह सकते हैं। और इस प्रकार के जड़ सेतु जो है वह नागालैंड में भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो यह जो जड़ सेतु शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में, वो किस राज्य से है? तो मेघालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन किया है? 0.10 की वृद्धि, 0.10 की कमी, 0.50 की वृद्धि, या कोई परिवर्तन नहीं किया है? तो ऑप्शन डी है, कोई परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, द्वैमासिक मौद्रिक नीति है जो हर 2 माह पर आरबीआई द्वारा नीति तैयार की जाती है। अप्रैल का ये हो गया है, फिर जून से 6 से 8 के बीच होगा, जहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट बढ़ाया गया है, जिसको हम लोग आगे के प्रतियोगिता दर्पण में कवर करेंगे। फिर अगस्त में होगा, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर फरवरी में, यानी साल में 6 द्विमासिक मौद्रिक नीति आती है। अभी वर्तमान में जो है रेपो रेट 4.4 उस समय के अनुसार है। आप इस चार्ट को देख लीजिएगा। आरबीआई द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है? देश के जीडीपी में 7.8%, 7.2%, 8.7%, 8.2%। सही उत्तर है दोस्तों 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का विलय किस बैंक में करने की बात चल रही है? एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो हाउसिंग फाइनेंस बैंक एचडीएफसी का विलय एचडीएफसी बैंक में करने की बात चल रही है। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का कुल विदेशी ऋण कितना था? तो कुल विदेशी ऋण था 614.9 अरब डॉलर। वित्त मंत्रालय के इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत तक कुल 614 अरब डॉलर की जो कुल विदेशी ऋण थे, इसमें 2 तरह के ऋण होते हैं। एक दीर्घावधि
दीर्घावधि के ऋण और एक अल्पकालीन ऋण, यानी दीर्घावधि जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए होता है और एक अल्पकालीन या 1 से 2 वर्ष के बीच उसे चुकाया जाता है। तो इसमें जो दीर्घावधि का ऋण है वह लगभग 82.4% है और अल्पकालिक ऋण है वह 17.6% है। वो कितना मात्रा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल याद रखिएगा। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देश के वस्तुगत आयात निर्यात के संबंध में जारी अनंतिम आंकड़ों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो हम लोग व्याख्या ऑप्शन देखते हैं, इसमें से चुनना है कौन सा सत्य है। 2021-22 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 43.81% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये सही है दोस्तों। 2021-22 में भारत के वस्तुगत आयात में 55% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी सही है। 2021-22 में भारत के सेवाओं के निर्यात में, पहले वस्तुगत के आयात निर्यात हो गया, अब सेवाओं का आयात निर्यात देख लेते हैं। तो सेवाओं के निर्यात में 21.31% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, 21-22 में भारत के सेवाओं के आयात में 23.30 की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये भी सही है। यानी टोटल जो सभी विकल्प है वह सही है। और यह तुलना होते हैं पिछले वर्ष के, यानी 2021-22 की जो बात है वो 20-21 से तुलना की जा रही है। तो ये सारे सही है। हम लोग यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वस्तुगत व्यापार की ये सूची है। निर्यात कितना हुआ था 291.81 आयात, और इस साल कितना हुआ 419.65, और टोटल वृद्धि कितना हुआ 43.81%। उसी तरह आयात जो हुआ है उसमें 55% की वृद्धि हुई है, और अभी भी भारत इसमें आयात निर्यात में भारतीय वस्तुगत व्यापार में भारत अभी भी घाटा में चलता है, यानी व्यापारिक घाटा है। वहीं जो सेवाओं का व्यापार है इसमें भारत हमेशा सरप्लस में रहता है, यानी व्यापारिक फायदे में, लाभ के अर्थ में रहता है। निर्यात 2020-21 में सेवा के क्षेत्र में कितना निर्यात किया था 206.09, और इस साल कितना हुआ 250। ये सारे जो है यह अरब डॉलर में है, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 21.31। आयात 117.52 अरब डॉलर हुआ था पिछले वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष में, और इस वर्ष 144.79 अरब डॉलर हुआ है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई 23% की। और भारत हमेशा जो वस्तुगत व्यापार में व्यापारिक घाटा में रहता है, और लेकिन सेवाओं के व्यापार में हमेशा लाभांश में रहता है। तो अगर ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो कुल व्यापार का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल में जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में भारत की कुल निर्यात, यानी वस्तुगत व्यापार को भी जोड़ लीजिए और सेवाओं के व्यापार को जोड़ लीजिए, कितना रहा? तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कुल कितना निर्यात पूछ रहा है। तो 2022 में ये 611 को ऐड करिए, नहीं निर्यात 419 और 250 निर्यात, तो टोटल हो जाएगा 669.65 अरब डॉलर। व्याख्या देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में भारत के 21-22 मतलब हो गया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। इस अवधि में भारत के कुल निर्यात, यानी वस्तु और सेवाओं दोनों को जब ऐड करेंगे तो कुल निर्यात हो जाएगा 669.65 अरब डॉलर रहा, जो पूर्व वर्ष यानी 2020-21 के वित्तीय वर्ष की तुलना में 34.50% अधिक है। और साथ ही संदर्भित वर्ष यानी 21-22 के वित्तीय वर्ष में देश के कुल आयात में, यानी वस्तुगत आयात और सेवाओं के आयात में जो रहा, यह कितना रहा? तो 756.68 अरब डॉलर रहा, जो कि पूर्व के वर्ष की तुलना में 47.82% अधिक रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में बागबानी फसलों का कुल उत्पादन कितना रहने का अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, लगाया गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों 333.25 मिलियन टन। भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र और उत्पादन जो 2021 में जो था, यह हम लोग क्षेत्र देखेंगे, यह मिलियन टन क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल कितना मिलियन हेक्टेयर में बुआई होती है। तो 2021-20 में जो 27.48 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था फसल क्षेत्र, वह 2021-22 में 27.56 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, ये फसल क्षेत्र है। और उसी तरह उत्पादन जो 334.60 था 2020-21 में, वह इस वर्ष अनुमान लगाया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा, थोड़ा सा माइनर कमी रहेगी और 333.25 मिलियन टन उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के बागवानी फसल में संबंधित पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में बागवानी फसलों में कितने प्रतिशत की कमी रहने का अनुमान लगाया है?
तो इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो यह हो जाएगा 0.4%। बागवानी फसल क्षेत्र की अब बात हो रही है। बागवानी फसल क्षेत्र 2020-21 में 27.48 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2021-22 में यह कितना हो गया है, तो हम लोगों ने देखा 27.56 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27.56 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है। यह लगातार किस वर्ष कितने वर्ष चुने गए हैं, तो लगातार 15वें वर्ष भारत के सबसे धनी व्यक्ति चुने गए हैं और विश्व में इनका धनी व्यक्तियों की सूची में 10वां स्थान है। अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व में अरबपतियों के 2022 की जो अपनी सूची है यह जारी की है, अप्रैल 2022 में जारी की। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो स्पेस एक्स के मालिक जो है एलन मस्क, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और इससे पहले कौन थे, जेफ बेजोस, जो लगातार 4 वर्ष शीर्ष पे थे, उनको पीछे करके अब एलन मस्क विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित अरबपतियों की सूची के अनुसार। और भारत के मुकेश अंबानी लगातार 15वें वर्ष भारत के सबसे धनी व्यक्ति चुने गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि विश्व में अरबपतियों की कुल संख्या जो है वो है 2668 है और पिछला वर्ष कितना था 2755, तो इस बार कमी आई है। जिसमें सर्वाधिक अरबपति किस देश में है, अमेरिका में 735, उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है वो है चीन है 607 और भारत में अरबपतियों की संख्या विश्व में तीसरे स्थान पर है। 166 अरबपति भारत में रहते हैं। ये देख लेते हैं, एक सूची देख लेते हैं। एलन मस्क जो है वो 1 नंबर पे हैं, इनकी संपत्ति 219 अरब डॉलर है। 2 नंबर पर जेफ बेजोस है जो लगातार 4 वर्षों तक 1 नंबर पे थे, अब ये 2 नंबर पर आ गए। तीसरे नंबर पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड और चौथे नंबर पर है बिल गेट्स। 5वें और भारत के जो मुकेश अंबानी है ये 10वें नंबर पे हैं 90.7 अरब डॉलर के साथ। और गौतम अडानी जो है, अडानी विलवन के मालिक जो हैं भारत के, यह 11वें नंबर पे आ गए हैं 90 अरब डॉलर संपत्ति के साथ। इन्होंने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो अभी हम लोगों ने देखा एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक है और अब तो इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2022 के मुताबिक विश्व में कुल अरबपतियों की संख्या कितनी है, तो अभी हमने देखा 2668 अरबपति विश्व में हैं और पिछले साल कितने थे 2755। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश के हैं, तो 735 अरबपति जो है अमेरिका के हैं और वह शीर्ष नंबर पे है। फोर्ब्स सूची 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने अरबपति है, तो भारत के अरबपतियों की संख्या है 166। चीन में अरबपति दूसरे नंबर पर है 607 अरबपतियों के साथ और अमेरिका 735 अरबपतियों के साथ विश्व में अरबपतियों के मामले में नंबर 1 पर है। तो भारत में कितने अरबपति रहते हैं 166। 10वें नंबर पर है विश्व में 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी और 11वें नंबर पर अडानी। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2021 का ये आंकड़ा रहता है, ये 2022 के मुताबिक भारत में अरबपतियों, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, यहाँ पे सुधारना होगा, ये जो है ना 2022 करना होगा, ठीक। 2022 के मुताबिक भारत में अरबपतियों का वैश्विक रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है, तो मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर है, सही है। गौतम अडानी 47वें नंबर पर, सही है। शिव नडार जो है वो 47 नंबर पे, ये भी सही है। साइरस पूनावाला 56वें नंबर पर है, ये भी सही है। सभी सुमेलित है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा हाल ही में जारी पहले दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार देश में चालू वर्ष यानी 2022 में दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत वर्षा होगी। कितना वर्षा होगा, माने कैसा बारिश रहेगा, कम होगा, सामान्य से कम रहेगा, सामान्य रहेगा या सामान्य से अधिक रहेगा, तो इस बार वर्षा सामान्य रहेगा। अब कम, सामान्य से कम, सामान्य या सामान्य से अधिक को कैसे निकाला जाता है, कितना परसेंट कब क्या होगा, तो सामान्य कहा जाएगा। इसकी सूची भी हम लोग देख लेते हैं, पिछला बार भी हमने आपको समझाया था लेकिन एक बार फिर से आपको रिकॉल कर लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग द्वारा 13 अप्रैल 2022 को जारी किए गए अपने दीर्घकालीन पूर्वानुमान के तहत इस वर्ष मानसून सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और मानसून मौसम में कितना प्रतिशत वर्षा होगा, तो औसत 99% रहने का अनुमान लगाया गया है भारतीय मौसम विभाग द्वारा। अब देखते हैं, यदि दीर्घकालिक औसत से 90% से कम बारिश होती है तो उसे कम वर्षा कहा जाता है। 90 से 96% के बीच वर्षा होती है तो सामान्य से कम कहा जाता है। 96 से 104% बारिश होती है, इस बीच में बारिश होती है तो सामान्य कहा जाता है। 104 से 110% के बीच बारिश होती है उस मौसम में तो सामान्य से अधिक कहा जाता है। और 110 से अधिक
बारिश होती है 110% से बारिश अधिक होती है तो उसे अधिक वर्षा कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में जारी अपने पूर्वानुमान के अनुसार चालू वर्ष 2022 के लिए मानसून मौसम में वर्षा कितना प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान लगाया, तो हमने देखा व्याख्या में 99%, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2015 से 20 की अवधि की विदेश व्यापार नीति अब कब तक लागू रहेगी? अगस्त 2022 तक, सितंबर 2022 तक, अक्टूबर 2022 तक, जनवरी 2022 तक। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सितंबर 2022 तक। जो विदेश व्यापार नीति है 2015-20, इसे बढ़ाकर सितंबर 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में देश में रिकॉर्ड 1.67 लाख नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ। इसमें सर्वाधिक पंजीकरण किस राज्य में हुआ? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में सर्वाधिक 31,107 पंजीकरण कंपनियों का हुआ। वहीं दूसरे नंबर पर 16,969 के साथ उत्तर प्रदेश है। तीसरे नंबर पर 16,323 के साथ दिल्ली है। कर्नाटक चौथे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना को हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है? तो क्वाड जल विद्युत परियोजना जो है वह चिनाब नदी पे है। इस परियोजना का क्रियान्वयन चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड CVPPL द्वारा किया जाएगा। यह राष्ट्रीय जल विद्युत निगम व जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उपक्रम है। तो क्वाड जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2022 में जारी एक रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक व्यापार में वृद्धि का पूर्वानुमान अब 4.7 से घटाकर कितना कर दिया गया है? पहले 4.7 रखा गया था, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती को देखकर इसे घटाकर कर दिया गया है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अप्रैल 2022 में किस देश के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA का पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने यह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस समझौते के चलते भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले लगभग 96% जो उत्पाद हैं उनको शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और जिन पे अभी तक वर्तमान में शुल्क 4 से 5% आयात शुल्क लगता था, अब वह फ्री हो जाएगा। जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया के लगभग 85% निर्यात को शुल्क मुक्त कर देगा। एक और चीज़ और बता दें कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया जो व्यापारिक साझेदार के मामले में 17वें स्थान पर आता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जो भारत है, ऑस्ट्रेलिया का भारत 9वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। और 2021 के दौरान दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था वो 27.5 अरब डॉलर था। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। आपका इसको उत्तर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस में अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए स्टार 9 मोबिलिटी की बोली को मंजूरी कर ली है। सरकार के इस पवन हंस में अपनी हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके सामने 49%, 51%, 55%, 75%। तो सरकार की उसमें हिस्सेदारी जो है पवन हंस में 51% है और बाकी 49% हिस्सेदारी ONGC की है। तो सरकार यही अपने 51% की जो हिस्सेदारी है इसे स्टार 9 मोबिलिटी को बेचने की बिड पेशकश की थी, बिड लगाया था, जिसमें स्टार 9 मोबिलिटी ने वो बिड जीत ली है और इसे बोली लगाई है 211.14 करोड़ की बोली लगाकर इसे अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं, कारीगरों व शिल्पकारों के स्वयं सहायता समूह के लाभ के लिए अवसर योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, उपरोक्त में से किसी में से नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा महिलाओं, कारीगरों व शिल्पकारों के स्वयं सहायता समूहों के लिए अवसर योजना की शुरुआत की गई है। स्वनिधि से समृद्धि योजना, एक पहला योजना हम लोग सुने थे स्वनिधि योजना, अब एक दूसरा है उसका अपग्रेडेड रूप है स्वनिधि से समृद्धि योजना के दूसरे चरण में कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया? 226 शहर, 150 शहर, 126 शहर, 245 शहर। सही उत्तर है 126 शहर। पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा था स्वनिधि, अब उसी का एक विस्तृत योजना है जिसे कहते हैं स्वनिधि से समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2021 से की गई और पहले चरण में
125 शहरों को शामिल किया गया था। किसको? तो 125 शहरों को शामिल किया गया था। और इसी के दूसरे चरण में अप्रैल 2022 के दौरान 126 अन्य शहर में इसे विस्तारित किया गया है। किसके द्वारा? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। और इस योजना के तहत क्या किया जाता है? स्वनिधि से समृद्धि योजना में क्या किया जाता है? तो इसके तहत स्ट्रीट वेंडर व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। और जिसके कौन सी सामाजिक सुरक्षा? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना व प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इन दो योजनाओं से उनको लिंक कर दिया जाता है। और जिसके तहत कितने लोगों को? लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडरों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। स्वामित्व योजना ही है स्ट्रीट वेंडरों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के तहत वर्ष 2016 में स्थापित अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM को कब तक जारी रखने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है? जून 2022 तक, मार्च 2023 तक, जून 2023 तक, अगस्त 2023 तक। तो सही उत्तर है मार्च 2023 तक एम जो है अटल इनोवेशन मिशन जारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मार्च अप्रैल मई के दौरान इस मैगजीन में जो भी नई नियुक्तियां हुई है उनको हम लोग एक एक बार से देखेंगे और फिर प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी याद करने का प्रयास करेंगे। तो भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष है वो उन्हें अपने पद पर पुनः निर्वाचित कर लिया गया। तो वो कौन है? विजय सांपला। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो तन्मय महेश्वरी। और नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सुमन कुमार बेड़ी। आपको पता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और उनके बाद जो दूसरा सब टॉप मोस्ट उसमें कोई अधिकारी होता है तो वो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नए उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेड़ी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मनोज सोनी। आप लोग किसी न किसी नाम से इसको लिंक करिएगा, आपको याद हो जाएगा। केंद्र सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। आप लोग इन नामों को याद कर लीजिए, अपने किसी फैमिली या फिर रिश्तेदार या फिर कोई बड़े व्यक्ति के नाम से इसे लिंक कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा विनय कुमार क्वात्रा, ये है विनय कुमार क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो ये है KN व्यास। KN व्यास के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। शायद यहाँ पे इनका नाम छूट गया है, KN व्यास, हाँ शायद छूट गया, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के पद पर पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो कौन है? विजय सांपला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मीडिया कंपनी के संगठन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNPA के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो हमने देखा तन्मय महेश्वरी को चुना गया है। निम्न में से किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो हमने देखा सुमन कुमार बेड़ी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये है सुमन कुमार बेड़ी, इस चेहरा को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा के आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी। मनोज वाजपेयी से इनका नाम जुड़िएगा, मनोज सोनी मिल जाएंगे। यानी UPSC के अध्यक्ष कौन? मनोज वाजपेयी। जैसे ही मनोज नाम आएगा ऑप्शन में आपको मनोज सोनी मिलेगा, आप उसको मार दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्हें इस पद पर दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किन्हें बनाया गया है? तो भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है अजय कुमार सूद। ठीक, सोनू सूद का नाम याद रखिएगा, समझिए सोनू सूद, एक टॉपिक पकड़िएगा, फिर जैसे ही ऑप्शन में आपको सूद मिलेगा अजय कुमार सूद, अगर पूछता है क्वेश्चन भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार, आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के नए थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे भारत के नए थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं। वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को दिया गया है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को यह पुरस्कार उनकी कविता, कौन सी है कविता संग्रह, मैं तो यहाँ हूँ, के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा 31वां सरस्वती सम्मान किन्हें?
रामदरस मिश्रा। और किस कविता के लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सरस्वती सम्मान और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। और पहला सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को, और उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था 1991 में। सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान, अब सरस्वती सम्मान किसे दिया जाता है ये देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया, और उन्हीं भारतीय भाषा में उन्हीं में से किसी एक को विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जो के बिरला फाउंडेशन है, इसके तहत 2 अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। यानी के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहला हो गया सरस्वती सम्मान, उसके बाद व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। ये तीनों के बिरला फाउंडेशन ही द्वारा ही दिए जाते हैं। इनमें व्यास सम्मान किसे दिया जाता है? हम लोग सरस्वती सम्मान के लिए तो जान गए। व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है, और बिहारी सम्मान, बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में पहली बार हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तीनों को आप अलग अलग बांट लीजिए, तीनों पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं। देखते हैं किस कविता संग्रह के लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। तो यह जिस साल दिया जाता है उसके पहले साल के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी 2022 में घोषणा की गई है 2021 की। तो किस पुरस्कार के लिए? तो हमने देखा था मैं तो यहाँ हूँ हिंदी के साहित्यकार है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, और इनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ, और इसी के लिए इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, बिहारी पुरस्कार दिया गया है मधु कांकरिया को। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, उनकी जो रचना है वह हम यहाँ थे, ये हिंदी में प्रकाशित। अब पता ही है कि बिहारी सम्मान किसे दिया जाता है? हिंदी या राजस्थानी भाषा में विगत 10 वर्षों में लिखे किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। तो हम तो यहाँ थे मधु कांकरिया की द्वारा लिखी गई यह पुस्तक साहित्यिक पुस्तक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपन्यास के लिए मधु कांकरिया को वर्ष 2021 का 31वां बिहारी सम्मान प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है मैं तो यहाँ हूँ, और ये हैं आपकी मधु कांकरिया। हम यहाँ थे, इसके लिए इन्हें दिया गया है बिहारी सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ निवारण हेतु किसे वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर भूषण कुमार को, सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को, ए और बी दोनों को, आरिफा जौहरी को? सही उत्तर है दोस्तों ए और बी दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जिन्हें प्रदान किया गया उसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दी गई है, आप पिक्चर से भी पहचान सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, नीतू सिंह को, गीतांजलि श्री को, आरिफ जौहरी को, सुधा मूर्ति को। तो सही उत्तर है ये पिक्चर है आरिफा जौहरी को। देखते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल इन की पत्रकार है आरिफा जौहरी, और उन्हीं को पत्रकारिता के क्षेत्र का यह पुरस्कार जो है 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो आरिफा जौहरी है वो मीडिया प्लेटफॉर्म है स्क्रॉल इन, उनकी पत्रकार है। किस भारतीय लेखिका द्वारा रचित उपन्यास रेत समाधि को वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अल्पसूचीबद्ध 6 पुस्तकों में शामिल किया गया है? दोस्तों जब यह बुक पब्लिश हो रहा था तभी इन्हें शामिल किया गया था। आज हम लोग जानते हैं कि इन्हें यह पुरस्कार दे दिया गया है। तो किनकी यानी प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है? और इनकी पुस्तक है रेत समाधि, और इनके लेखक ही गीतांजलि श्री। ठीक है, गीतांजलि श्री। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इंग्लिश में प्रकाशित इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए किसी भी पुस्तक के लिए, और कोई भी आप पुस्तक लिखे हो अगर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है उन्हीं का नॉमिनेशन इसमें होता है। तो पुस्तक लिखा गीतांजलि श्री ने, इसका इंग्लिश अनुवाद किसी अंग्रेज ने किया, और दोनों को 50-50% पैसा दे दिया। तो अंग्रेजी में इनका अनुवाद जो की थी वह डेजी रॉकवेल थी। डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सेंट
रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया और जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो यह गीतांजलि श्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन के लीडिंग पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो 2022 में जो संस्करण प्रकाशित हुआ 59वां संस्करण होगा, 159वां संस्करण होगा, एडिशन होगा विजडन का। उसे एक वर्ष पहले में का जो वर्ष होता है उसमें खेल के लिए दिया जाता है। तो लीडिंग पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो इंग्लैंड के जो कप्तान है, टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली वार्षिक पत्रिका जो विजडन है, इसके वर्ष 2022 के 159वें संस्करण में इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं जो रूट को पुरुष तथा दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज लीजेल ली को महिलाओं में वर्ष 2021 का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यहाँ से 3 फैक्ट निकल के आते हैं। लीडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन का जो रूट, लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 तो दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज लीजेल ली, और लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। ठीक है, क्वेश्चन भी यहाँ पे बनेंगे, आगे भी देख लेते हैं। विजडन द्वारा कुछ और पुरस्कार दिए गए। विजडन के वर्ष 2021 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, हर साल एक तो लीडिंग ईयर हो जाता है लेकिन उसके 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की भी एक सूची तैयार की जाती है विजडन द्वारा। तो इस 5 क्रिकेटरों की सूची में 2 खिलाड़ी भारत के हैं, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, फिर ऑलिन रॉबिन्सन इंग्लैंड के हैं, ड्वेन कॉनवे न्यूजीलैंड के हैं और डेन वन निडकॉर्क दक्षिण अफ्रीका के हैं। विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों के रूप में नामित होना क्रिकेट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्व का सबसे प्राचीनतम यह सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत 1889 में हुई थी। किसी भी क्रिकेटर को यह सम्मान केवल उनके पूरे जीवन में एक ही बार दिया जाता है, एक से अधिक बार नहीं। और इस बार के दो खिलाड़ियों को मिला लिया जाए तो भारत के अभी तक 22 खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन के लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हमने देखा दक्षिण अफ्रीका के लीजेल ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन के 159वें संस्करण में किसे वर्ष 2021 का लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन के वर्ष 2021 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में निम्न में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो हमने देखा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह यानी ए और बी दोनों को शामिल किया गया है। अभी तक टोटल 22 खिलाड़ी विजडन के अभी तक इस सूची में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पत्रकारों के संगठन को वर्ष 2022 का गुलेर्मो कार्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बेलारूस के पत्रकार एसोसिएशन को यह पुरस्कार दिया गया है, बेलारूस एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट। यह पुरस्कार निर्भीक पत्रकारिता के लिए प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि 3 मई को मनाया जाता है उस दिन दिया जाता है। और यह पुरस्कार 1997 में स्थापित किया गया यूनेस्को द्वारा। कोलंबियाई पत्रकार गुलेर्मो कार्नो की स्मृति में किया गया था, जिसे 1986 में आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था। गुलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। 64वें ग्रैमी पुरस्कार के तहत बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर 2022 किस एल्बम को प्रदान किया गया? वी आर, लीव द डोर ओपन, डिवाइन टाइड्स, ए कलरफुल वर्ल्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वी आर। संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2022 का 64वां ग्रैमी पुरस्कार का वितरण अमेरिका के लॉस वेगास में अमेरिकी रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा 3 मई 2022 को किया गया। देख लेते हैं एक सूची। एल्बम ऑफ द ईयर वी आर किनके द्वारा? तो जॉन बेरिस्ट की एल्बम है वी आर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, सिल्क सोनिक की एल्बम है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लीव द डोर ओपन, सिल्क सोनिक की है। बेस्ट रॉक एल्बम कौन है? तो मेडिसिन एट मिडनाइट। और सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम कौन है? डिवाइन टाइड्स। और बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कौन है? तो एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड, फालू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें ग्रैमी पुरस्कार के तहत रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस एल्बम को प्रदान किया गया? तो अभी हम लोग ने देखा लीव द डोर ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस अमेरिकी गायिका भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह को उनके किस एल्बम के लिए 64वें ग्रैमी पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार दिया गया? तो हमने देखा कि सर्वश्रेष्ठ
चिल्ड्रेन म्यूजिकल एल्बम का पुरस्कार एक कलरफुल वर्ल्ड को दिया गया और यह भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह का एल्बम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें ग्रैमी पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम 2022 की किस एल्बम को प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया डिवाइन टाइज को। और भारतीय संगीतकार रेकी केज, भारतीय मूल के संगीतकार हैं रेकी केज, व स्टीवन कॉपलैंड के साथ मिलकर यह पुरस्कार जीता है। इन दोनों ने मिलकर यह एल्बम बनाया था डिवाइन टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का लॉरियंस बेस्ट मेल पुरुष ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसे चुना गया है मैक्स बफस्टेन, फार्मूला 1 रेसर मैक्स बफस्टेन को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ लॉरियंस बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है जमैकिन एथलीट एलेन थॉम्सन हरा को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, एलेन थॉम्सन हरा। लॉरियंस बेस्ट फीमेल ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? लता मंगेशकर के मृत्यु पे उनके सम्मान में दीनानाथ फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला पुरस्कार दिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई है और प्रतिवर्ष दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किरोड़ी सिंह बैसला का निधन हो गया, इनका संबंध था? तो यह एक गुर्जर आंदोलन के नेता थे किरोड़ी सिंह बैसला, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया। गुर्जर आरक्षण के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी राजस्थान के गुर्जरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में अमेरिकी अभिनेता बिल स्मिथ ने कार्यक्रम का संचालन कर रहे कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के कारण चर्चा में रहे? ऑस्कर पुरस्कार के दौरान, बाफ्टा पुरस्कार के दौरान, ग्रैमी पुरस्कार के दौरान, आईफा पुरस्कार के दौरान? तो ऑस्कर पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान जो सर्वश्रेष्ठ मेल एक्टर का अवार्ड जीते थे विल स्मिथ, इन्होंने ही जो संचालन कर रहे थे कॉमेडियन, उनको थप्पड़ मारने के कारण चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में, नई दिल्ली में, बीजिंग में, जकार्ता में? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु अमरदास। तो गुरु तेज बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारक डाक टिकट व एक सिक्का जारी किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरा होने पर, यानी 1922 में स्थापना हुई थी, तभी तो 2022 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का 12वां आईसीसी विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने या इंग्लैंड ने? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर यह खिताब जीता। महिलाओं के आईसीसी विश्व कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली ने, इंग्लैंड की सोफी एलेक्सटोन ने, भारत की मिथाली राज ने या ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने? तो ऑस्ट्रेलिया की एलिस हिली ने यह खिताब मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किसने किया, यानी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, मिथाली राज या झूलन गोस्वामी? तो भारत की कप्तान थी मिथाली राज, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीते हैं जियोन हायोक जिन। दक्षिण कोरिया के जियोन हायोक जिन ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब चीन की हे बिजियांगजाओ ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता? मुंबई सिटी ने, केरला ब्लास्टर ने, बेंगलोर एफसी में, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने? तो मुंबई सिटी ने जीता और इन्होंने फाइनल में केरला ब्लास्टर को हराकर यह खिताब जीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के युगल में भारत ने कुल 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत के लिए यह स्वर्ण पदक दीपिका पल्लिकल व ज्योत्सना चिन्नप्पा की जोड़ी ने महिला युगल में तथा दीपिका पल्लिकल व सौरभ घोषाल की जोड़ी ने मिश्रित युगल में जीता। भारत की इन दोनों जोड़ियों ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की ही जोड़ियों को पराजित किया और इस आयोजन का जो तीसरा जो पुरुष युगल का स्वर्ण पदक इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जीता। टोटल 3 पदक में से भारत ने 2 पदक अपने नाम किए। केरल के कोझिकोड में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2022 में 100 मीटर में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जो है तमिलनाडु के बी शिव कुमार ने जीता। केरल में कोझिकोड में 25वीं सीनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर में पुरुष वर्ग का खिताब 100 मीटर के वर्ग में बी शिव कुमार ने जीता। तो वहीं महिलाओं में 100 मीटर का खिताब द्युति चंद, उड़ीसा की द्युति चंद ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों का 12वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब हरियाणा ने जीता है और हरियाणा ने तमिलनाडु को फाइनल में हराकर यह जीता था। और पिछला वर्ष यह खिताब किसने जीता था? तो पंजाब ने उत्तर प्रदेश को हराकर जीता था 2021 में, और 2022 में सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर जीता। महिलाओं की 12वीं राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जी किसने जीता? महिलाओं की जूनियर चैंपियनशिप हॉकी का भी खिताब हरियाणा ने जीता। पुरुषों का टेनिस एटीपी टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब ग्रीस के स्टेफनोस सिफ्तिपास ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने, स्टेफनिक स्टिपास ने या टी अल्कराज ने? तो इसका सही उत्तर है जो दोस्तों सी अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता। और इसी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्वितेक ने जीता। इगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? मंगोलिया में, उज्बेकिस्तान में, ईरान में या भारत में? तो मंगोलिया के उलान बटोर में 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ठीक है, 19 से 24 अप्रैल के बीच यह संपन्न हुआ और इसमें सर्वाधिक 10 स्वर्ण सहित टोटल 21 पदक जीतकर जापान जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक सहित टोटल 11 पदक जीतकर इस पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो 5वें स्थान पर प्राप्त हुआ भारत को। भारत ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक सहित टोटल 17 पदक जीते और पदक तालिका में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर रहा। भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 75 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में रवि कुमार दहिया ने स्वर्ण पदक जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न 32वीं राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते। कौन कौन? 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य। भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो रवि कुमार दहिया ने 75 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ गए दोस्तों। अप्रैल 2022 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो फेरारी के सी लेक्लर्क ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के इमोला में संपन्न एमिलिया रोमाराना ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो यह रेडबुल के एम बफस्टेन ने, जिन्हें लॉरियंस मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था, वही एम बफस्टेन इन्हें जो इटली के एमिलिया रोमागना ग्रां प्री फार्मूला 1 का खिताब जीता। तो दोस्तों, जून 2022 के प्रतियोगिता दर्पण के सारे महत्वपूर्ण MCQ को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और दोस्तों को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। धन्यवाद।